हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। तो आज के क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी के क्लास में हम जो हैवी मेटल का अपना चौथा टॉपिक है दैट इज आयरन टॉक्सिसिटी, हम उस आयरन टॉक्सिसिटी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है ना कि ये जो आयरन है ये बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है, ट्रेस मटेरियल है जो हमारे बॉडी में यूजफुल है। आयरन की जनरली लोगों को डिफिशियंसी होती है। वी माइट हैव हर्ड अबाउट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया होती है। तो एनीमिया में बेसिकली कुछ न्यूट्रिशंस की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जैसे विटामिन, स्पेशली विटामिन B9, इसको हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन B12 एंड आयरन, राइट। स्पेशली फिर जब फीमेल स्पेशल फिजियोलॉजिकल सिचुएशन में जाती है, जैसे प्रेगनेंसी हो गई, लैक्टेशन हो गया, या फिर बाकी कोई भी ऐसा डेवलपमेंटल फेज जहां पे हमारे फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, ऐसे केसेज में जनरली इन चीजों की डिफिशियंसी हो जाती है। मगर क्या होता है कि कभी कभी ये जो आयरन है इसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। अनकॉमन है मगर हाँ होती है। तो नाउ इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी अबाउट द आयरन टॉक्सिसिटी। तो दिस आयरन टॉक्सिसिटी इज मेन ड्यू टू द आयरन सप्लीमेंटेशन ओवरडोज। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आयरन टॉक्सिसिटी होगी। अब आयरन तो क्या है कि हमारे घर में हर चीजों में यूज होता है, राइट। बिना आयरन के वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। हमारे घर में, विंडो में, डोर में, हर जगह में आयरन यूज है, राइट। तो जो अपना एलिमेंटल आयन है वो जनरली हमारे बॉडी में आराम से ऑब्जॉर्ब होता है। तो अगर वही एलिमेंटल आयन जो है ये अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आयरन टॉक्सिसिटी होती है। तो जो आयरन टॉक्सिसिटी का सोर्स है, जहां पे हमको सबसे कॉमन जो मेजोरिटी, नॉट ऑलवेज बट मेजोरिटी केसेस में अगर आयरन टॉक्सिसिटी हो रही है हमारे यहाँ पे, जो कोई भी पेशेंट है, तो जनरली उनका आयरन सप्लीमेंटेशन का ओवरडोज रहता है। कि लोगों को लगता है कि हम जो न्यूट्रिशन रहता है ना, वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है और वो इसेंशियल भी है। तो लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। जनरली लोगों को उसकी डिमांड होगी नहीं होगी, कोई हेल्थ चेकअप नहीं है, कोई इसका लेवल एस्टिमेशन नहीं है। लोगों को लगता है कि हाँ इसमें आयरन ज्यादा है तो ये आयरन खा लेना चाहिए, इसमें विटामिन ज्यादा है तो ये खा लेना चाहिए। अब आज के डेट में तो क्या है कि ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये है वो है, तो बहुत लोग अपने सेल्फ अवेयर भी है, ज्यादा सेंसिटिव भी है। कुछ भी हेल्थ सप्लीमेंटेशन है तो बिना फिजिशियन के कंसल्टेशन करे हुए या फिर बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के करे हुए ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, चाहे वो विटामिन सप्लीमेंट्स हो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो, आयरन सप्लीमेंट्स हो। तो इनकी ओवरडोज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये समझना एकदम जरूरी है और इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना भी बहुत जरूरी हो गया आज के डेट में, राइट। तो जो ये अपने टॉक्सिसिटी है, विटामिन टॉक्सिसिटी आपने सुनी होगी, ऐसे आयरन टॉक्सिसिटी, कैल्शियम टॉक्सिसिटी। रिसेंटली मैंने एक पेपर पढ़ा था जिसमें दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द आयोडीन टॉक्सिसिटी, राइट। आयोडीनाइजेशन, फोर्टिफिकेशन तो कर दिया बहुत सारी चीजों को, सॉल्ट से लेके बहुत अदर भी जो खाने की चीजें उसमें भी आयोडीन फोर्टिफिकेशन कर दिया, और लोग उसको रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं और अब उसकी टॉक्सिसिटी होने की स्टेज में आ गया है। तो ये एक मैंने इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था। आप भी ये सारी चीजें लिटरेचर में जाके डिस्कस करा हुआ देख सकते हो। तो एनीवे नाउ विल कम बैक टू द टॉपिक। जो अपना ये आयरन टॉक्सिसिटी है, इस आयरन टॉक्सिसिटी में हम इसकी मैकेनिज्म पे डिस्कस करेंगे कि आयरन टॉक्सिसिटी होती कैसे है और हमारे बॉडी में ये क्या क्या करता है। तो बेसिकली अगर आयरन टॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब आयरन हमारे बॉडी में एक्सेस रेंज में हो जाता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में हो जाता है, तो ये कंडीशन में क्या होता है ना कि जो आयरन है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस करता है, जो फ्री रेडिकल बोलते हैं हम जिसको, बेसिकली ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। अगर ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है तो ये फ्री रेडिकल्स जहां भी जाएंगे सेल्स के किसी भी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो बेसिकली जहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है वहीं से आरओएस ज्यादा पैदा होते हैं, तो फ्री रेडिकल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को आराम से डैमेज कर रहे होते हैं। दूसरा आता है मेसिव पोस्ट आर्टेरियल डायलेशन, वेनस पूलिंग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम क्लासिक सिम्टम की बात करते हैं ना, ये आयरन टॉक्सिसिटी के क्लासिक सिम्टम में आता है। मेसिव पोस्ट आर्टेरियल डायलेशन हो जाता है जिसकी वजह से वेनस पूलिंग हो जाती है। रीनल परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो प्लाज्मा वॉल्यूम घट जाता है, प्लाज्मा लीक होना चालू होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, तो जो अपना एनारोबिक ग्लूकोज प्रोडक्शन का पाथवे है वो चालू हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। एनीवे जो ब्लड का हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स आना चालू होते हैं, कोगुलोपैथी हो जाती है। ये कोगुलोपैथी क्यों होती है कि जो ये थ्रोम्बिन कन्वर्जन है ना हमारे बॉडी में वो हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये कोगुलोपैथीज है ये देखने को मिलती है। और आयरन अगर एक्सेस लेवल पे है, मतलब बहुत ही हाई लेवल पे है, तो जहां पे भी आयरन जाता है इसकी कोरोसिव नेचर भी रहती है। ये बर्न जैसा इंजरी भी कराता है, सेल को डायरेक्टली डैमेज भी करता है। इट्स कोरोसिव इन नेचर ऑल्सो इन दी
वेरी हाई कंसेंट्रेशन, हाँ, नॉट इन द नॉर्मल कंसेंट्रेशन। हम यहाँ पे टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं। अगेन समझने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होगा कि आयन तो हमारे बॉडी में चाहिए, राइट, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, मगर इन दी पर्टिकुलर परमिटेबल लिमिट। अगर वो एक्सेस हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है, फिर ये क्या करता है, आरओएस को जनरेट करता है, रेनल परमेबिलिटी बढ़ा देता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है, कोगुलोपैथीज कर देता है और डायरेक्ट इंजुरी करता है। अब जो इसके क्लिनिकल फीचर है, इसके जो टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। आर्सेनिक में गार्लिक ऑर्डर, मीज लाइन, लीड में लीड कॉलिक, उसके बाद बटन्स लाइन हो गए, उसके बाद रिस्ट ड्रॉप हो गया, ये उसके कुछ टिपिकल सिम्टम्स थे। फिर मर्क्यूरी के टिपिकल सिम्टम्स में क्या थे, हेटर्स, मैड हेटर्स सिंड्रोम एंड रिथिज्म। ऐसे ही आयरन टॉक्सिसिटी में क्लासिकली स्टेज 4 तक का जो ये क्लिनिकल फीचर है ये हमको देखने को मिलता है। स्टेज 1 जनरली, ये देखो, ये मैंने 2-3 बुक से जब रेफर किया था, एक बुक में मेरे को 30 मिनट से 6 घंटे तक का मिला, दूसरे बुक में 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का मिला। तो मोटा मोटी हम ये मान के चलते हैं कि आधा घंटे से 2-3 घंटे, 5-6 घंटे तक भी हम ले सकते हैं। आदमी को जीआई सिम्टम्स के ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जीआई सिस्टम के, जैसे वोमिटिंग हो गया, हेमेटोमेसिस मतलब वोमिटिंग में ब्लड आना, फिर डायरिया हो जाना, अब्डोमिनल पेन हो जाना, मेलेना मतलब क्या होता है कि स्टूल में फीकल मटेरियल में ब्लड आना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेना। तो जो ये स्टेज 1 है, बेसिकली हम बोलेंगे कुछ जो पहले घंटे रहते हैं, 2-3-4 घंटे में क्या देखने को मिलता है कि आदमी को जीआईटी सिम्टम बहुत ज्यादा आते हैं। फिर जो सेकंड स्टेज होता है, 2 घंटे से 12 घंटा एक टेक्स्ट बुक में था और 6 घंटे से 24 घंटा दूसरे टेक्स्ट बुक में, तो हम मोटा मोटी इसको लेके चलते हैं। तो ये जनरली एक लेटेंट पीरियड रहता है, इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता, आदमी को लगता है कि अब मैं ठीक हो गया। तो ये एक क्लासिकल पैटर्न रहता है हैवी मेटल पॉइजनिंग में। बाकी हैवी मेटल पॉइजनिंग में ये जो अपना स्टेज वाला सिस्टम है ना, ये नहीं देखने को मिलता है, खाली अपने आयरन टॉक्सिसिटी में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आदमी जनरली सिम्टम फ्री रहता है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट फेज। अब पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी में भी हमने ऐसा कुछ पैटर्न देखा था ना। तो स्टेज 3 में क्या आ रहा है, 24 घंटे से 48 घंटे या फिर 2 दिन से लेकर 4 दिन तक आदमी को फिर सिम्टम्स बम्बार्ड हो रहे हैं, साइनोसिस, लेथार्जी, डिसोरिएंटेशन, कन्वर्जन, कोमा, मतलब मोटा मोटी यहाँ पे क्या है, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। हेपेटिक एंड रेनल सिम्टम्स आते हैं। अब हेपेटिक रेनल सिम्टम्स आएंगे तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन की बातें आ जाती है। तो आदमी का जो वॉल्यूम है, कार्डियक आउटपुट है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, ओवरऑल जो बीपी है वो हिल जाता है, जिसकी वजह से आदमी को शॉक सिंड्रोम्स आ जाते हैं। कब, स्टेज 3 में, राइट। फिर आदमी यहाँ से जब धीरे धीरे रिकवर करना चालू होता है, स्टेज 4 चालू होता है, तो ये बहुत हफ्तों तक रह सकता है, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते तक भी रह सकता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो ये गैस्ट्रिक स्कारिंग हो जाती है, जो कोरोसिव हुई है गैस्ट्रिक रीजन पे, वो धीरे धीरे हील होकर स्कारिंग होना चालू होती है। और जो अपना गैस्ट्रिक रीजन पे पाइलोरिक इंट्रेंस रहता है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन होना चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्चर्स हो जाते हैं, फाइब्रोसिस एंड स्ट्रिक्चर्स हो जाते हैं। मतलब जो यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस है वो चालू हो गया है। तो हीलिंग होगा तो ये सेकेंड इंटेंशन से अगर हीलिंग होगा तो ये स्कार भी छोड़ के जाएगा, क्योंकि इसका जो कोरोसिव एक्शन था अभी वो 2-4 हफ्ते के बाद हील होना चालू हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज 4 सिम्टम्स बोलते हैं। ये जो टिपिकल स्टेज 1, 2, 3, 4 है, ये हमको आयरन टॉक्सिसिटी में देखने को मिलता है। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम इस चीज को मैनेज कैसे करेंगे, जो ये आयरन टॉक्सिसिटी है इसको मैनेज कैसे करेंगे। अगर इसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी है, बहुत ज्यादा एक्यूट टॉक्सिसिटी हो गई, आयरन सप्लीमेंटेशन का बोतल था घर में और किसी ने उसको सुसाइडल इंटेंशन की तरीके से पूरा बोतल ही खा लिया, या फिर मिस्टेकनली किसी ने डबल डोज, ट्रिपल डोज ऐसे रेगुलर बेसिस में ले लिया, या फिर कभी क्या होता है ना कि लोगों को क्या लगता है कि नहीं, अगर मैं ज्यादा डोज लूंगा, हाई डोज लूंगा, 2-3 टेबलेट साथ में ले लूंगा, डॉक्टर ने 1 महीने तक लेने के लिए बोला है, मैं हफ्ते दिन में ही ठीक हो जाऊंगा। तो ये जो मिसकंसेप्शंस रहते हैं उसकी वजह से जनरली आदमी ओवरडोज ले लेता है आयरन की। तो ऐसे केसेज में हम इमेसिस करा सकते हैं, गैस्ट्रिक लवाज करा सकते हैं नॉर्मल सलाइन से। एक्टिवेटेड चारकोल देना इतना फायदेमंद नहीं है, ये इनइफेक्टिव रहता है, तो हम एक्टिवेटेड चारकोल को जनरली अवॉइड करेंगे। यहाँ पे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देंगे। जब हम यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं ना, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये आयरन को जाके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये क्या करता है, ये आयरन के साथ जाके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स फिर हमारे जीआई सिस्टम से अब्जॉर्ब नहीं होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो चीजें लेस प्रोफाउंड होती है, लेस सिवियर होती है। और बाकी जो भी इसके दिक्कतें आ रही है उसको हम सपोर्टिव तो करेंगे, जैसे वोमिटिंग आ रहा है तो एंटीमेटिक दे देंगे, राइट, डायरिया हो रहा है तो हम एंटी मोटिलिटी ड्रग्स दे देंगे। तो इसके जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं हम सिम्टम्स के हिसाब से उसको सपोर्टिव मेजरमेंट दे रहे हैं। और फिर इसमें जो चिलेशन थेरेपी है ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर सीरम आयरन लेवल 300 माइक्रो
माइक्रोग्राम पर 100 ml से ज्यादा कंसंट्रेशन में है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम चिलेशन थेरेपी को स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ना हम बाल देंगे, ना डीएमएसए देंगे, ना मेनिसिलामाइन देंगे। ये याद करना है, जो आयरन टॉक्सिसिटी का जो ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब चिलेशन थेरेपी ऑफ चॉइस है, वो है डेस्फेरियोक्सामाइन। ये जो डेस्फेरियोक्सामाइन है ये पैरेंट्रल में अवेलेबल मिलता है, पैरेंट्रल प्रिपरेशन में मिलता है। 15 mg पर kg पर आवर के हिसाब से हम इसको कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन कर देंगे। जनरली 8 से 12 घंटे तक हम इसको इन्फ्यूजन करते रहेंगे। टोटल डोज शुड नॉट एक्सीड द 6 ग्राम। ये 12 घंटे तक की ड्यूरेशन में इसका टोटल डोज जो है वो 6 ग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस रेट से हम डेस्फेरियोक्सामाइन पैरेंट्रल इसको इन्फ्यूजन करते रहेंगे। अगर आदमी स्टेबल हो गया, पैरेंट्रल देने की जरूरत नहीं, तो फिर हम इसको ओरल फॉर्म में भी स्विच कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेस्फेरॉन, राइट। तो ये हमारा ओरल फॉर्म हो गया इसी का। और यहाँ पे हम अगर किसी को कंटिन्यूअस एट्रोवेनस हेमोफिल्ट्रेशन, जैसे वहां पे हम हीमोडायलिसिस यूज हो रहा था, यहाँ पे हीमोफिल्ट्रेशन ज्यादा यूज होता है। हीमोफिल्ट्रेशन मतलब जो हमने एड्जॉर्प्शन वाला प्रिंसिपल वाला डिस्कस किया था, ये वो वाला है। तो ये जो है अपना हीमोफिल्ट्रेशन यहाँ पे ज्यादा यूजफुल माना जाता है कंपेयर टू द हेमोडायलिसिस। अगर किसी को एक्स्ट्रा कॉर्पोरल टेक्निक्स देनी है, अगर उसका रीनल फेलियर वाला सिचुएशन आ गया, या प्रोफाउंड शॉक वाला सिचुएशन आ गया, या एक्यूट रीनल नेक्रोसिस हो गया, ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हीमोफिल्ट्रेशन को प्रीफर करेंगे हीमोडायलिसिस के ऊपर में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो आयरन टॉक्सिसिटी है, आयरन पॉइजनिंग है, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास खत्म करने से पहले भी हम एज यूजुअल हम इसको एक बार फिर से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। आयरन जनरली आयरन सप्लीमेंटेशन का ओवरडोज होकर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसका मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल जनरेशन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देता है, मेसिव पोस्ट एट्रियल डायलेशन होता है, जिसकी वजह से वेनस पूलिंग हो जाती है, रीनल परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो घट जाता है, बॉडी से फ्लूइड लीक आउट होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, कोगुलोपैथीज हो जाती है, डायरेक्ट कोरोसिव एक्शन होता है। तो यहाँ पे जैसे मैनेजमेंट में मैं एक चीज बोलना भूल गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है तो उसको भी सोडियम बाइकार्बोनेट देके हम मैनेज कर सकते हैं। कोगुलोपैथीज हो रही है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जा रही है, तो वहां पे हम विटामिन के का इंजेक्शन दे सकते हैं। और डायरेक्ट कोरोसिव एक्शन रहता है जीआईटी में। इसके जो हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो इसका जो टिपिकल यूनिक एक पैटर्न है, स्टेज 1 में अपने जीआईटी सिम्टम्स आ रहे हैं, स्टेज 2 में आदमी जनरली सिम्टम फ्री रह जा रहा है, स्टेज 3 में आदमी का जो सिम्टम्स है वो फिर से बम्बार्ड कर रहे हैं, जनरली सीएनएस, हेपेटिक एंड रेनल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आदमी को प्रोफाउंड शॉक भी देखने को मिल रहा है। और जो अपना स्टेज 4 है, स्टेज 4 में जनरली रिकवरी फेज आती है, जहां पे हमको गैस्ट्रिक स्कैरिंग और पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलता है, फाइब्रोसिस, स्ट्रिक्चर्स, राइट। दिस इज बेसिकली ड्यू टू द हीलिंग ऑफ द कोरोसिव वुंड्स। और इसके बाद में जो इसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हम डिकंटामिनेशन कर सकते हैं अगर एक्यूट पॉइजनिंग है। और एक्टिवेटेड चारकोल इतना कोई फायदेमंद नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो जो इसका ऑब्जॉर्प्शन है वो ऑब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो ये बहुत फायदेमंद है। सपोर्टिव मेजर करते रहेंगे, एसिडोसिस है तो सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, वोमिटिंग है तो एंटी हिमेटिक देंगे, डायरिया है तो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स देंगे, राइट। ऐसे ही फ्लूइड निकल जा रहा है तो हम फ्लूइड सप्लीमेंट देंगे, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करेंगे, ये सारी चीजें हैं। फिर चिलेशन थेरेपी में अगर 300 माइक्रोग्राम पर 100 ml से ज्यादा के कंसंट्रेशन में आयरन बॉडी में अवेलेबल है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, हम चिलेशन थेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो आयरन में एक यूनिक सी चिलेशन थेरेपी में हम सबसे जो कॉमन है वो है डेस्फेरियोक्सामाइन, जो पैरेंटरली 15 mg पर kg पर आवर के हिसाब से कंटिन्यूअस इन्फ्यूज करेंगे 8 से 12 घंटे तक, और इसका जो टोटल डोज है वो 6 ग्राम को एक्सीड नहीं करना चाहिए। स्टेबल हो गया तो हम डेस्पेरोप्रोन में जाएंगे, और कंटिन्यूअस आर्टरीवेनस हेमोफिल्ट्रेशन इसमें यूजफुल हो सकता है। तो ये था हमारा स्वीट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी। होप आप यहाँ पे चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे आयरन टॉक्सिसिटी के बारे में। और अगर आपको फिर भी इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं पे भी आपको हैवी मेटल में कोई भी दिक्कत आ रहा है या फिर क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो आप कमेंट करके अपने जो क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी है, वो पूछ सकते हो, और उनको आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस विथ यू अबाउट दी पर्टिकुलर थिंग। हैविंग सेड दैट, जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा मैं उसमें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा, जो हमारा रहेगा कॉपर टॉक्सिसिटी का। तो हम तब मिलते हैं, तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। सी यू सून। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। थैंक यू।